इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है लेंज लो। देखो किसी भी कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है उसको बताने के लिए जो लो हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं लेंज लो। कोई भी कॉइल हो सकती है, कोई भी कंडक्टर हो सकता है, उसमें कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा इसका पता लगाने के लिए हम जो लो यूज करते हैं उसका नाम क्या है, लेंज लो बोलते हैं इसको। ठीक है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता करेंगे इससे। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो कि ये कोई कॉइल है और ये इसकी एक्सिस है। ये एक्सिस वाली लाइन जिस पोर्शन के ऊपर से जा रही है इस पोर्शन को हम पीछे की तरफ मानेंगे और दूसरे वाला जो पोर्शन है उसको आगे निकला हुआ मानेंगे। और ये जो कॉइल है ये बोर्ड के परपेंडिकुलर रखी हुई है, तो इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो ये है, आगे वाला हिस्सा ये है, और इसके पास में एक मैग्नेट रखी हुई है। ठीक है, फर्स्ट केस में हमने क्या किया, एक मैग्नेट को एक कॉइल के पास में रखा हुआ है। जब तक कि ये मैग्नेट पास में रखी हुई रहेगी हम देखते हैं कि यहाँ पे इस लूप के अंदर कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा। ये जो मैग्नेट है ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, इसके नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बाहर निकलेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड आगे जाके इस लूप से भी पास हो रहा होगा, लेकिन जब तक आप मैग्नेट का मूवमेंट नहीं करोगे, ना तो इसको पास लेके जाओगे ना इसको दूर लेके जाओगे, तब तक इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आ रहा तो इसमें कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। अब मान लो कि आप इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास में लेके जा रहे हो। क्या कर रहे हो आप, इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास में लेके जा रहे हो, और हम देखेंगे कि जब ये मैग्नेट इस कॉइल के पास जा रही होगी तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली एक करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना के अकॉर्डिंग। अब आपको ये पता लगाना है कि इधर से अगर हम देख रहे हैं उस करंट को तो वो आपको क्लॉकवाइज दिखेगा या एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो इसके लिए हम लेंज लो यूज करेंगे। लेंज ने ये बोला कि अगर किसी भी कॉइल में या किसी भी कंडक्टर में ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो रहा है तो वो हमेशा उस रीजन का अपोजिशन करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे जब तक हम इस मैग्नेट को स्टेशनरी रखेंगे तब तक इस कॉइल के अंदर कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप इस मैग्नेट को मूव करोगे, इस लूप के पास में लेके जाओगे, तो यहाँ पे एक करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होने का रीजन क्या है, इस मैग्नेट का इस लूप के पास आना। तो अब इसके पास आने का अपोजिशन होगा। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी कॉइल या किसी भी कंडक्टर में जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा उस रीजन का अपोजिशन करेगी जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो यहाँ पे रीजन क्या है, रीजन है मैग्नेट का इस कॉइल के पास जाना। अगर मैग्नेट कॉइल के पास नहीं जाती, रुकी हुई रहती, तो इसमें कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होता। तो करंट के प्रोड्यूस होने का रीजन है मैग्नेट का पास जाना। तो मैग्नेट के पास जाने का मतलब उस रीजन का अपोजिशन होगा जो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो रीजन है मैग्नेट का पास जाना, तो मैग्नेट के पास जाने का अपोजिशन होगा। अब ये लूप मैग्नेट के पास आने का अपोजिशन कैसे कर सकता है, इसको रिपेल करके। तो जब मैग्नेट इसके पास में जा रही होगी तो ये जो लूप है ये इसके पास आने का अपोजिशन करेगा, और यहाँ पे सामने वाला जो फेस है वो एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने लग जाएगा। सोचो आप मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास जा रहा है, अब इसका अपोजिशन करना है, मतलब इसको रिपेल करना है, तो इधर क्या डेवलप होना चाहिए, नॉर्थ पोल डेवलप होना चाहिए, तभी इस नॉर्थ पोल के पास आने का अपोजिशन हो पाएगा। अब नॉर्थ पोल कब डेवलप होता है, तो आपको पता है कि कोई भी कॉइल हो, अगर उसमें सामने से देखने पे आपको करंट की डायरेक्शन दिखाई दे रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो वाला जो फेस है वो एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। और अगर सामने से देखने पे किसी भी कॉइल में अगर आपको करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है तो वो वाला फेस एक साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे ये जो फेस है ये एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है इधर वाला। तो इधर से देखने पे मुझे करंट की डायरेक्शन क्या दिखाई देनी चाहिए, अगर ये नॉर्थ पोल बन रहा है तो नॉर्थ पोल तो तभी बनेगा जब करंट की डायरेक्शन क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो। इसका मतलब इस लूप के अंदर इधर से देखने पे आपको करंट दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा इसके अंदर। है समझ में? लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमेशा किसी भी कॉइल या किसी भी कंडक्टर में जो करंट इंड्यूस होगा वो उस रीजन का अपोजिशन करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये पहला केस था, अब दूसरा केस देखो। मान लो कि ये जो मैग्नेट है, अब की बार हम क्या करेंगे, पहले तो इसको इस लूप के पास में रखेंगे और उसके बाद में इसको दूर लेके जाएंगे। इस बार मैग्नेट को क्या करना है, इस लूप से दूर खींचना है। हम देखते हैं कि जब हम इस मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं तो अगेन इस लूप के अंदर एक करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन पहले से अपोजिट होगी। क्यों? क्योंकि देखो जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा होगा तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इसके दूर जाने का अपोजिशन होगा।
रीजन क्या है यहाँ पे करंट के इंड्यूस होने का? मैग्नेट का इस लूप से दूर जाना। समझ में आया ये? तो मैग्नेट के दूर जाने का अपोजिशन कैसे होगा? इसको वापस खींच के वापस अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा लूप इसको, तो वापस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे कर पाएगा? अगर ये नॉर्थ पोल है तो इधर क्या डेवलप होना चाहिए उसके लिए? साउथ पोल डेवलप होना चाहिए, और साउथ पोल डेवलप होगा तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? इधर क्लॉकवाइज होनी चाहिए। बात समझ में आई क्या? इसका मतलब ये है कि इस लूप के अंदर जब ये मैग्नेट दूर जा रही होगी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। इधर से देखने पे एक चीज ध्यान रखना कि कॉइल को किस फेज से देखा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम करंट की डायरेक्शन बताएंगे। इधर से देखने पे आपको करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखेगी, लेकिन अगर कोई पर्सन दूसरी साइड से इसको देख रहा होगा तो यही करंट उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई देगा। जैसे कोई भी कॉइल है उसके एक फेज से आप देखते हो तो एक करंट मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, लेकिन अगर पीछे से देखोगे तो वही करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो अगर इधर साउथ पोल बनेगा तो पीछे क्या बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। मोनोपोल तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करते, तो एक फेस अगर साउथ पोल बनेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल बन जाएगा, अगर एक नॉर्थ पोल बनेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली साउथ पोल बन जाएगा। ऐसा हमेशा होगा। अब इस पे एक छोटा क्वेश्चन ये आता है, एक तो इस पे कोई ना कोई आपको डायग्राम देके पूछते हैं कि बताओ इस कॉइल में या इस कंडक्टर में कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। एक तो ये क्वेश्चन बनेगा। एक छोटा क्वेश्चन इसके ऊपर ये बनता है कि जो लेंज लॉ है वो कौन से बेसिक लॉ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। भाई लेंज लॉ को भी किसी ने किसी बेसिक लॉ को ध्यान में रख के बनाया गया होगा। लेंज ने कुछ तो सोचा होगा जिसके हिसाब से इसने ये लॉ बनाया होगा। तो इसके पीछे कौन सा रीजन है या कौन सा लॉ है? बेसिक लॉ। तो बेसिक लॉ होता है इसके पीछे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। कौन सा? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे कैसे फॉलो हो रहा है? देखो, जब हम इस मैग्नेट को इस लूप के पास लेके जाते हैं, ये नॉर्थ पोल डेवलप कर लेता है। अब ये नॉर्थ पोल डेवलप कर लेगा तो जब मैग्नेट को हम पास में लेके जाएंगे तो हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला नॉर्थ पोल क्या करेगा? इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। तो इस मैग्नेट को इस लूप के पास ले जाने के लिए हमें एक्सटर्नली कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है मैग्नेट का, इसका मतलब कुछ मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? वर्क। तो जब मैग्नेट को पास लाया जा रहा है इस कॉइल के, तो हम देख रहे हैं कि इसको पास लाने के लिए हमें कुछ मैकेनिकल वर्क करना पड़ रहा है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। और वही जो मैकेनिकल एनर्जी आप खर्च कर रहे हो वही यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। जब आप मैग्नेट को रोक देते हो, यानी कि कोई भी मैकेनिकल वर्क नहीं करते हो, तो आप देखते हो कि यहाँ पे करंट भी प्रोड्यूस नहीं होता। जब आप मैग्नेट को पास लेके जाते हो तो करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। मैग्नेट को दूर लेके जाते हो, सेकंड केस में हमने ये देखा था, जब हम मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे तो ये लूप इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो उस अट्रैक्शन के अपोजिट इसको दूर ले जाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो जो वर्क हम करेंगे वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। बात समझ में आई क्या? तो अगर आपको पूछा जाए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना है उसमें बेसिकली क्या चीज होती है, तो एक तरह से आप ये बता सकते हो कि उसमें एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ऐसा आप बता सकते हो इसमें। इसके बाद में है लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो लेंज लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो उसको प्रूव करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता है। जैसे मान लो कि हमारे पास में एक सोलेनोइड है। हमारे पास में क्या है? एक सोलेनोइड है, और उसको हमने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है। किससे कनेक्ट कर दिया? इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। ये इसका पॉइंटर है। अब हमने एक मैग्नेट ली और उस मैग्नेट को इस सोलेनोइड के ऊपर रखा इस तरीके से। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। जब मैग्नेट किसी हाइट पे रखे हुए होते हैं तो इसके पास में एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे किसी एच हाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब उसको रखा जाता है तो उसके पास में क्या होती है? एक पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैग्नेट ग्राउंड लेवल से किसी हाइट पर रखी हुई है तो इसके पास में क्या है? अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है अभी। अब हम इस मैग्नेट को छोड़ेंगे, यहाँ से छोड़ते ही ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी है वो अब कन्वर्ट होने लग जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर, क्योंकि ये कुछ स्पीड गेन करेगी ऐसे नीचे आएगी। तो अब अगर मैं ये जो कॉइल है या सोलेनोइड है इसको हटा दूं और इसको फ्रीली यहाँ से छोड़ूं, तो मैं देखता हूँ कि इसको नीचे गिरने में, यहाँ से यहाँ तक आके गिरने में सपोज करो 2 सेकंड का टाइम लगता है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना टाइम लगा? 2 सेकंड का टाइम लगा। फिर हमने यहाँ पे ये सोलेनोइड प्लेस कर दी और इसके अंदर से इसको छोड़ा, मतलब इसके अंदर से ये गिरनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि जब ये इसके अंदर से पास हो रही होती है
तो इसको यहां से यहां तक पहुंचने में पहले से ज्यादा टाइम लग जाता है। पहले ये 2 सेकंड में गिर गई थी यहाँ पे आके, अब इसको गिरने में जो टाइम लगेगा वो है मान लो 4 सेकंड। तो ये एक्स्ट्रा टाइम क्यों लग रहा है, इसको भी ज्यादा टाइम क्यों लगा? देखो जब मैग्नेट को यहाँ पे फ्रीली छोड़ेंगे तो छोड़ते ही ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो सोलेनॉइड है इसका ऊपर वाला जो फेस है वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इस नॉर्थ पोल के पास आने का अपोजिशन करेगा और क्या डेवलप कर लेगा, ऊपर एक नॉर्थ पोल डेवलप कर लेगा। और वो जो नॉर्थ पोल है वो इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा जिससे ये स्लो हो जाएगी, और स्लो होने से जब ये यहां से यहां तक गिरेगी तो इसको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। स्लो हो गई ना ये थोड़ी, एक तो फ्री फॉल वाली कंडीशन में थी ये, और अभी क्या है इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ रेसिस्टिव फोर्स लगने लग गया, ये नीचे जा रही है फोर्स ऊपर लग रहा है तो वो इसको स्लो करेगा। स्लो करेगा तो इसको यहां से यहां तक गिरने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस मैग्नेट को यहां से यहां तक पहुंचने में इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ऊपर वाला फेस नॉर्थ पोल बन के इसके पास आने का अपोजिशन कर रहा है। अब जब तक ये मैग्नेट इसके अंदर से पास होती रहती है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में आपको कंटिन्यूअसली डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। इसका मतलब सर्किट में करंट इंड्यूस हो रहा है। रीजन, क्योंकि इस सोलेनॉइड से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है जब मैग्नेट इसके अंदर से गुजर रही होती है। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे करंट शो करेगा गैल्वेनोमीटर, मतलब सर्किट में करंट फ्लो होगा। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से आई? देखो यहाँ पे अगर इस मैग्नेट को फ्रीली छोड़ा जाता और इस सोलेनॉइड को हटा लिया जाता तो इसको 2 सेकंड लगते थे यहाँ से यहाँ तक आने में। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा होती थी, क्योंकि कोई रेसिस्टिव फोर्स नहीं होगा, यानी कि इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होगी। लेकिन सेकंड केस में जब आपने सोलेनॉइड को रख दिया और फिर इसके अंदर से इसको पास करवाया तो आपने देखा कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचे और इसको ज्यादा टाइम लगा क्योंकि इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो गई। स्पीड कम हो गई मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गई, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया सेकंड केस में। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ तो वो एनर्जी कहाँ चलेगी? तो वो एक्चुअल में कन्वर्ट हो गई यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, क्योंकि जब तक ये मैग्नेट नीचे मूव करती रहती है आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इसका मतलब सर्किट में कंटिन्यूअसली एक करंट फ्लो होता रहेगा। तो वो करंट कहाँ से आ रहा है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो जो काइनेटिक एनर्जी है वही किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हुई है, उसका एक पार्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉलो हो रहा है। जितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा मैग्नेट का उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। इन द गिवन फिगर ए बार मैग्नेट इज क्विकली मूव्ड टुवर्ड्स ए कंडक्टिंग लूप having a capacitor. Predict the polarity of the plates A and B of the capacitor. जब मैग्नेट को पास लेके जाएंगे तो इस लूप के अंदर एक करंट इंड्यूस होगा और उससे ये कैपेसिटर चार्ज होगा। तो जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो उसकी एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आता है और एक पे नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इस कैपेसिटर की कौन सी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और कौन सी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पहले ये समझ लेते हैं कि कैपेसिटर किस तरीके से चार्ज होता है। मान लो कि ये कोई कैपेसिटर है और इसको आपने एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया सपोज करो। अब इधर से करंट बाहर निकलेगा, ऐसे जाएगा और इधर से होता हुआ वापस आ जाएगा। ये कौन सा करंट है जो सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है? इसको बोलते हैं चार्जिंग करंट, जो कैपेसिटर को चार्ज कर रहा होता है। कौन सा करंट है ये? चार्जिंग करंट है ये। ठीक है, ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा। अब कैसे चार्ज करेगा वो देखो, कैपेसिटर की जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। ये हमको याद रखना है। या ऐसे याद रख सकते हो कि कैपेसिटर की जिस प्लेट से करंट एंटर करता है, चार्जिंग करंट कैपेसिटर की जिस प्लेट से एंटर करेगा उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिस प्लेट से करंट बाहर निकलेगा उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। चलो अब इस डायग्राम पे आते हैं। मैग्नेट का कौन सा पोल पास में लाया जा रहा है? यहाँ पे नॉर्थ पोल। अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास लाएंगे तो इधर क्या डेवलप होना चाहिए? इधर वाला जो फेस है वो एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि वो इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास आने का अपोजिशन करेगा। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इस मैग्नेट के पास आने का अपोजिशन करना है इस लूप को, तो इधर क्या डेवलप होना चाहिए? नॉर्थ पोल डेवलप होना चाहिए। मतलब इधर से देखने पे आपको करंट की डायरेक्शन क्या दिखाई देनी चाहिए? नॉर्थ पोल कब डेवलप होता है? जब करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो इधर से जो भी ऑब्जर्वर देख रहा होगा उसको करंट की डायरेक्शन क्या दिखाई देगी? एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी।
अब ये जो कॉइल है इसका डॉटेड लाइन जिस पोर्शन के ऊपर से जा रही है ये पीछे मानेंगे और ये वाला हिस्सा आगे निकला हुआ मानेंगे। तो यहाँ पे जो कॉइल है वो इस तरीके से रखी हुई है कि इसका कैपेसिटर वाला जो पोर्शन है वो तो पीछे की तरफ है और ये दूसरे वाला हिस्सा आगे निकला हुआ है, बोर्ड के परपेंडिकुलर है ना, तो ये वाला हिस्सा तो आगे है और कैपेसिटर वाला हिस्सा पीछे की तरफ है ऐसे। और करंट क्या दिखना चाहिए इधर से देखने पे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा होना चाहिए ना, करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए ऐसे। तो ये जो सामने वाला हिस्सा है इसमें करंट ऊपर जाता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है, और ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसमें करंट नीचे आता हुआ दिखना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, ऐसे जाके ऐसा आना चाहिए। आया समझ में। अब कैपेसिटर की कौन सी प्लेट से करंट इंटर कर रहा है, ए से इंटर कर रहा है। कैपेसिटर की कौन सी प्लेट से करंट इंटर कर रहा है, ए से। तो ए पे कौन सा चार्ज आएगा, देखो जिस प्लेट से करंट एंटर करता है उस पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव आता है। इसका मतलब ए पे आएगा पॉजिटिव और बी पे आएगा नेगेटिव। तो ए वाली प्लेट के ऊपर चार्ज आ रहा है पॉजिटिव और बी वाली प्लेट के ऊपर आ रहा है नेगेटिव। क्लियर है एकदम, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सिचुएशंस डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग फिगर्स। कुछ डायग्राम आपको दिखा रखे हैं, दो डायग्राम ये हैं और भी आगे डायग्राम है इसी क्वेश्चन के अंडर। तो इन सब में आपको क्या करना है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है। वन बाय वन एक एक डायग्राम को देखते हैं। पहला वाला डायग्राम इस तरीके से है कि इसमें एक सोलेनोइड दिखा रखी है, उसके पास में एक मैग्नेट जा रही है। मैग्नेट का कौन सा पोल पास जा रहा है, साउथ पोल पास जा रहा है, ठीक है। सोलेनोइड इस तरीके से रखी है कि ये जो डॉटेड लाइन है, देखो ये डॉटेड लाइन से इसका एक पोर्शन दिखा रखा है, ये पीछे की तरफ माना जाएगा और ये जो सॉलिड लाइन से आपने सोलेनोइड को दिखा रखा है ये आगे निकला हुआ पोर्शन है। इस तरीके से इसको रखा हुआ है। अब मैग्नेट का साउथ पोल पास जा रहा है तो इधर क्या डेवलप होना चाहिए, साउथ पोल पास जाएगा तो साउथ पोल डेवलप होगा और साउथ पोल डेवलप होने के लिए करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्लॉकवाइज। इधर से जो भी पर्सन देख रहा होगा उसको करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखाई देनी चाहिए, मतलब करंट कुछ ऐसे फ्लो होगा, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दिखाई देगा। तो ये करंट ऐसे जाके इधर से क्यू वाले सिरे से बाहर निकलेगा, फिर आर से होता हुआ वापस आ जाएगा, फिर इस तरीके से पूरे लूप के अंदर या पूरी सोलेनोइड के अंदर फ्लो होगा। आया समझ में। अच्छा, सोलेनोइड का ये वाला फेस अगर साउथ पोल बन रहा है तो ये वाला फेस क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। ये ध्यान रखना है कि ऑटोमेटिकली इधर साउथ पोल डेवलप हो रहा है तो उधर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। ये समझ में आया, ठीक है। सेकंड वाला डायग्राम देखो, इसमें हम दो सोलेनोइड को इस मैग्नेट के दोनों साइड में रखे हुए हैं और मैग्नेट का साउथ पोल पहले वाले सोलेनोइड की तरफ जा रहा है। अगर साउथ पोल इसकी तरफ जा रहा है तो इधर क्या डेवलप होगा, साउथ पोल डेवलप होगा। मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इधर से देखने पे क्लॉकवाइज होनी चाहिए। इस तरीके से आपको करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखाई देगी। अब इसी मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो इस वाले सोलेनोइड के इस वाले फेस से दूर जा रहा होगा। इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो कि इधर है, इस पोल को देखना है, इस साइड में नॉर्थ पोल इस सोलेनोइड से दूर जा रहा होगा। तो ये सोलेनोइड इस तरीके से करंट इंड्यूस करेगी कि वो इस नॉर्थ पोल के दूर जाने का अपोजिशन करेगी, मतलब इसको वापस से अट्रैक्ट करेगी। तो अट्रैक्ट करेगी तो इधर साउथ पोल डेवलप हो जाएगा और अगर इधर साउथ पोल डेवलप होगा तो इधर ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। तो आप चाहो उधर से करंट की डायरेक्शन देख लो, उधर से देखोगे तो आपको क्लॉकवाइज दिखेगी, इधर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, है ना, इस तरीके से करंट इंड्यूस होगा। आया समझ में। अगर इधर से कोई पर्सन इस सोलेनोइड को देखेगा तो उसको करंट की डायरेक्शन इधर क्लॉकवाइज दिखेगी और कोई इधर से देखेगा उसको दिखेगी एंटी क्लॉकवाइज। ये भी समझ में आया क्या डायग्राम, ठीक है। एक चीज याद रखनी है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैग्नेट पास आ रही है किसी भी कॉइल के या किसी भी लूप के तो उधर सेम पोल डेवलप होगा। जैसे नॉर्थ पोल पास आएगा तो नॉर्थ पोल ही डेवलप होगा ताकि वो उसके पास आने का अपोजिशन करे, और अगर दूर जा रही है मैग्नेट तो अपोजिट पोल डेवलप होगा हमेशा। नॉर्थ पोल दूर जाएगा ना मैग्नेट का, ठीक है, जो पोल कॉइल की तरफ है बस वही देखना है आपको। ऐसे तो मैग्नेट में दोनों पोल ही होते हैं लेकिन कौन सा वाला देखना है जो लूप की तरफ है। तो अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो इधर साउथ पोल डेवलप होगा, अपोजिट पोल डेवलप होगा, ठीक है। अगला डायग्राम है, उसके अंदर दो लूप आपको दिखा रखे हैं। पहले वाले लूप से एक बैटरी कनेक्ट की हुई है जिससे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। इस तरीके से ये करंट जा रहा है और ऐसे होता हुए वापस आएगा। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, टैपिंग की जस्ट क्लोज। टैपिंग की इस वाली की को बोलते हैं, ऐसी जो की होती है ना उसको बोलते हैं टैपिंग की। और ये वाली जो की होती है इसकी खास बात ये होती है कि जब इसको क्लोज किया जाता है तो ये सर्किट ऑन होता है,
और जब इसको ओपन किया जाएगा तो सर्किट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे टैपिंग की जस्ट क्लोज का मतलब है इसको ऑन किया ही है हमने, और जैसे ही हम सर्किट को ऑन करेंगे तो सर्किट में जो करंट है वो इंक्रीज हो रहा होगा। ये जो वर्ड यूज किया ना इसने जस्ट क्लोज्ड, ये इसलिए यूज किया है क्योंकि स्विच ऑन करते ही देखना, आपको ऑन करते ही करंट बढ़ रहा होगा, और करंट बढ़ेगा तो ये सोलेनोइड ये जो कॉइल है ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर करंट इंक्रीज होगा तो ये कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है जी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा वो देख लो पहले। जैसे अगर मैं इधर से देख रहा हूं मान लो इस वाली कॉइल को, तो इस कॉइल के अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये पीछे की तरफ है, क्योंकि एक्सिस वाली लाइन इसके ऊपर से ड्रॉ कर रखी है, तो ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ है, ये वाला हिस्सा आगे निकला हुआ है, और मुझे करंट की डायरेक्शन दिखाई देगी यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किधर दिखेगी? क्लॉकवाइज दिखेगी मुझे करंट की डायरेक्शन। जिस भी कॉइल में या जिस भी सोलेनोइड में आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, उसमें जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में हम राइट हैंड फिंगर्स को घुमा लेंगे, थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर होगा? राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब क्योंकि ये वाला जो लूप है ये इसके पास ही रखा हुआ है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस लूप से भी पास होगा, क्योंकि ये पहला लूप एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अपने चारों तरफ, उसके पास ही दूसरा लूप रख दिया, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो इससे भी क्रॉस करके जाएगा, इसके अंदर से भी पास होगा। तो इस लूप से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस करंट के अकॉर्डिंग या मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, स्विच ऑन किया तो करंट इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड ही इस लूप से पास हो रहा है, इसका मतलब इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको मिल रहा है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो हम बोल सकते हैं कि इस लूप से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, यानी कि इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, यानी कि इसमें करंट इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा? तो लेंज ने क्या बोला था? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा इस टाइप से होती है कि वो उस रीजन का अपोजिशन करे जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो यहां पे सोच के बताओ कि इस लूप के अंदर करंट इंड्यूस होने का रीजन क्या है? इस सेकंड वाले लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है उसका इंक्रीज होना। अगर वो इंक्रीज ही नहीं होता, वो कांस्टेंट होता, तो क्या इसके अंदर ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो पाता? नहीं। सेकंड वाले लूप में इसलिए करंट इंड्यूस हो रहा है क्योंकि इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है या मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये सेकंड लूप इस टाइप से करंट प्रोड्यूस करेगा या इसमें इस टाइप से करंट इंड्यूस होगा ताकि वो इस मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने का अपोजिशन करे। आपको हमेशा उस रीजन को देखना है जिसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, फिर उसका अपोजिशन करना है। तो यहाँ पे रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसका अपोजिशन करने के लिए ये वाला जो लूप है ये क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएगा। पहला लूप अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड लूप इसका उल्टा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। मतलब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड करंट है उसको क्या करना है? उस रीजन का अपोजिशन करना है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना, मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने का अपोजिशन करने के लिए सेकंड वाला लूप अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा होता तो ये लूप सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता ताकि उस मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने का अपोजिशन हो पाए। भाई कोई चीज अगर बढ़ रही होती है तो उसका अपोजिशन कैसे करोगे? घटा के। और अगर कोई चीज घट रही है तो उसका अपोजिशन कैसे करोगे? उसको बढ़ा के। तो ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड करंट करता है। अब ये वाला जो लूप है ये इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उस डायरेक्शन में थंब कर लो, तो फिंगर्स आपको डायरेक्शन ऑफ करंट बता देंगी जो इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। बताओ कौन सी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा? तो ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। तो ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ है, एक्सिस वाली लाइन इसके ऊपर से जा रही है, तो इसमें करंट ऊपर जाएगा और सामने वाले हिस्से में करंट नीचे आएगा। तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस वाले लूप के अंदर करंट इंड्यूस होगा। आया समझ में? ये भी क्लियर एकदम? इसी टाइप का सा डायग्राम दूसरे वाले केस में आपको दिखा रखा है। इसमें भी आपको दो लूप दिखा रखे हैं,
इस वाले लूप से एक बैटरी कनेक्टेड है और एक रियोस्टेट कनेक्टेड है। अब ये रियोस्टेट क्या है पहले इसको समझ लो। रियोस्टेट एक वेरिएबल रजिस्टर को बोलते हैं जो सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। इस टाइप का इसका सिंबल होता है, सर्किट सिंबल। ये जो बैटरी है ये सर्किट में करंट फ्लो कर रही होगी। अगर इस करंट को कम ज़्यादा करना है तो इस रियोस्टेट की हेल्प से हम करंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस चेंज करके। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा वो समझो। जो रियोस्टेट है ना उसका करंट मतलब उससे रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है। अगर आप इस की को देखो, ये वाली जो की है ना, इस की को अगर आप इधर खिसका देते हो, इस की को आप इधर खिसका देते हो, इधर ये खिसक सकती है इसके ऊपर। तो जब आप इसको इधर खिसकाओगे तो करंट को ज्यादा रेजिस्टेंस में से होके आना पड़ेगा। आगे वाले पोर्शन में करंट नहीं जाएगा, करंट इधर से होता हुआ इधर से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। आगे ये खुला हुआ सिरा है ना, इसमें करंट नहीं जाएगा। करंट हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो होता है। तो करंट इधर से चला, इधर से होते हुए रेजिस्टेंस से होते हुए इधर से ऐसे बाहर निकल के आ गया। अगर मैं इस की को इधर खिसका देता हूं तो करंट को ज्यादा रेजिस्टेंस में से होके जाना पड़ेगा, और अगर इस की को मैं इधर खिसका देता हूं, इस की को इधर, तो करंट कम रेजिस्टेंस में से होके सीधा बाहर निकल जाएगा। तो याद रखना है कि अगर आप इस की को इधर वाले सिरे की तरफ, जो सिरा सर्किट में जुड़ा हुआ ना, इसकी तरफ अगर खिसकाते हो तो हमेशा रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर ओपन एंड की तरफ आपने इसको खिसकाया तो रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगा। तो इस डायग्राम के अंदर सिर्फ ये बता रखा है कि रियोस्टेट सेटिंग बीइंग चेंज्ड, मतलब रियोस्टेट की सेटिंग अपन चेंज कर रहे हैं। इसको इधर एरो का सिंबल लगा के दिखा रखा है। ये जो क्लोज एंड है, मतलब जो सर्किट में जुड़ा हुआ सिरा है, उधर खिसकाया जा रहा है। तो बताओ इससे रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। तो क्लोज एंड की तरफ अगर खिसकाते हैं जो की को तो रेजिस्टेंस घटता है। अगर आप रेजिस्टेंस को घटा रहे हो सर्किट में तो इससे सर्किट में जो करंट है वो इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस घट रहा है सर्किट का, तो करंट बढ़ेगा। ठीक है, और करंट बढ़ेगा तो ये लूप जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा वो भी बढ़ेगा। कौन सी डायरेक्शन में ये लूप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इसको देखो कौन सी डायरेक्शन में इसमें करंट है। ये देखो ये ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आया, और एक्सिस वाली लाइन इस पोर्शन के ऊपर से जा रही है। ये पीछे की तरफ मानेंगे, ये आगे निकला हुआ मानेंगे। तो आगे वाले हिस्से में करंट ऊपर जा रहा है और ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसमें करंट नीचे आ रहा है। कौन सी डायरेक्शन बनी है, एंटी क्लॉकवाइज। इधर से जो भी देख रहा होगा उसको एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमा लो, थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो राइट से लेफ्ट की तरफ प्रोड्यूस होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड ये लूप प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब बाकी कहानी सेम है। आपको पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो रहा है सर्किट का, जिससे करंट बढ़ रहा है। करंट बढ़ेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। अब ये वाला जो लूप है ये इस तरीके से करंट इंड्यूस करेगा ताकि वो इस इंक्रीज होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिशन करे, क्योंकि यही मैग्नेटिक फील्ड आगे जाके इससे पास हो रहा है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिससे इसमें करंट इंड्यूस होने लग जाएगा। अब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग उस करंट को किस टाइप से फ्लो होना चाहिए ताकि वो उस रीजन का अपोजिशन करे जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो रीजन क्या है यहाँ पे, करंट के इंड्यूस होने का रीजन बताओ। रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना। तो उसको अपोज कैसे करेगा, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएगा। ये वाला जो लूप है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इस वाले लूप के। तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करंट किधर होना चाहिए, तो थंब को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट कर लो। फिंगर जिस डायरेक्शन में घूम रही है वही करंट की डायरेक्शन है। ये घूम रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका मतलब इस लूप में करंट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये पीछे वाला हिस्सा है, एक्सिस वाली लाइन इसके ऊपर से जा रही है ना, तो ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ है, ये वाला हिस्सा आगे की तरफ है। तो करंट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस वाले लूप के अंदर। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर एकदम। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर आपको बोला जा रहा है टैपिंग की जस्ट रिलीज्ड। रिलीज्ड का मतलब सर्किट को ऑफ किया जा रहा है। ऑफ करेंगे ना इसको तो सर्किट में करंट घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। ऑफ किया है ना सर्किट को, देखो करंट पहले कैसे जा रहा होगा, इधर से जा रहा होगा, ऐसे ऐसे सोलेनॉइड में होता हुआ इस तरीके से इधर से बाहर निकलेगा, ऐसे करंट फ्लो हो रहा होगा। लेकिन टैपिंग की जस्ट रिलीज मतलब जस्ट इसको ऑफ किया ही है, जस्ट ऑफ किया ही है, इसका मतलब सर्किट में करंट डिक्रीज हो रहा होगा और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो डिक्रीज हो रहा होगा। कौन सी डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, तो जिस डायरेक्शन में इसमें करंट दिखा रखा है उस डायरेक्शन में
राइट हैंड फिंगर्स को घुमा लो, करंट है, इधर से देखने पे करंट क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमा लो, थंब इधर पॉइंट करेगा। इसका मतलब ये जो सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही होगी ये इस तरीके से लेफ्ट से किधर होगा, राइट की तरफ होगा। आया समझ में? करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाना है सोलेनोइड के लिए, और आपको थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो सेकंड सोलेनोइड पास में रखी हुई है इसको किस तरीके से करंट इंड्यूस करना चाहिए ताकि वो इस मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने का अपोजिशन कर पाए। सेम डायरेक्शन में कोई चीज घट रही होती है तो उसका अपोजिशन कैसे करोगे, उसको बढ़ा के। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो घट रहा है, तो घटने का अपोजिशन करने के लिए, कम होने का अपोजिशन करने के लिए, यानी कि इसको बढ़ाने के लिए, कम होने का अपोजिशन कैसे होगा, उसको बढ़ा के। तो बढ़ाने के लिए ये वाला जो लूप है ये सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएगा, ठीक है। और सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इसमें करंट किधर फ्लो होना चाहिए, तो करंट होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये सेकंड सोलेनोइड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट इंड्यूस होगा तभी ये इस मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने का अपोजिशन कर पाएगा। इस तरीके से करंट की डायरेक्शन दिखानी है। आया समझ में ये भी, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला केस है इसमें आपको बता रखा है कि एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ और लिखा हुआ करंट डिक्रीजिंग एट ए स्टेडी रेट, मतलब करंट डिक्रीज हो रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है लूप इस वायर में, और ये करंट टाइम के साथ में कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। करंट क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है। स्टेडी रेट का मतलब है कांस्टेंट रेट से घट रहा है, करंट ऊपर की तरफ है और ये लगातार घटता जा रहा है। एक लूप है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे लूप रखा हुआ है, वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में इस लूप को रख दिया और पूछा है कि बताओ इस लूप में कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, इस लूप में कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा ये आपको बताना है। तो पहले ये चेक करेंगे कि क्या इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा। कैसे चेक करेंगे, पहले इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। वायर में करंट ऊपर जा रहा है तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको ड्रॉ करने के लिए आप राइट हैंड थंब रूल यूज करो, करंट की डायरेक्शन में थंब कर लो। वायर के लिए क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में थंब करना है, तो फिंगर्स आपको जिस डायरेक्शन में कर लोगे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे ऐसे। तो इस वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। वायर के चारों तरफ जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, कौन से प्लेन में, वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में, उसी प्लेन में लूप रख दिया हमने। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इस लूप को तो क्रॉस कर ही नहीं पाएगा, ये तो इसके पैरेलल हो गया ना। भाई मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी एरिया से कब पास हो पाता है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसको क्रॉस करके जा पाती है। तो यहाँ पे इस लूप से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या रहेगा, जीरो, हमेशा ही जीरो रहेगा, चाहिए करंट बढ़े या घटे क्या फर्क पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है इस लूप को। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। जीरो भी तो कांस्टेंट ही है, हमेशा ही जीरो है, इसका मतलब कांस्टेंट है। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जीरो रहेगा। तो इस लूप के अंदर कोई भी करंट या ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाएगा। जो इंड्यूस्ड करंट है ना, आई मतलब क्या है, इंड्यूस्ड करंट, वो रहेगा जीरो, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट इस लूप के अंदर क्या रहेगा, जीरो रहेगा, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हो पाएगा क्योंकि इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है वो जीरो बना हुआ है, हमेशा चेंज ही नहीं हो रहा। वो जीरो से या तो बढ़ना चाहिए या ज्यादा है तो घट के जीरो होना चाहिए, या मतलब कम ज्यादा होना चाहिए, यहाँ तो चेंज ही नहीं हो रहा, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाएगा इसमें। क्लियर है एकदम, सारे एग्जाम्पल समझ में आए क्या। अब ये सीबीएसई 2012 में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, द क्लोज लूप PQRS is moving into a uniform magnetic field acting at right angle to the plane of the paper as shown in figure. State the direction of the induced current in the loop. ये एक लूप आपको दिखा रखा है, लूप का नाम है PQRS और इसको हम सपोज करो v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको लाया जा रहा है। अब आपको पूछा जा रहा है कि इस कॉइल के अंदर या इस लूप के अंदर कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये आपको देख के बताना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करवा रहे हैं। तो पहले तो ये चेक करो कि इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तभी ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो पाता है। देखो जब आप इस लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाओगे तो
तो अभी इससे जीरो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा इससे मैग्नेटिक फील्ड पास होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस का मतलब क्या है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और जैसे ही लूप इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है यहाँ पे। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल के अंदर या इस लूप के अंदर करंट इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसकी डायरेक्शन किस हिसाब से देखनी है, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इस कॉइल के अंदर या इस लूप के अंदर जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है वो इस टाइप से होगी कि वो इस मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने का अपोजिशन करे। किसका अपोजिशन करे, मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने का अपोजिशन करे। अब कोई चीज अगर इंक्रीज होती है तो उसका अपोजिशन कैसे करोगे, उसको डिक्रीज करके। तो ये जो लूप है इससे पास होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसका अपोजिशन करने के लिए ये जो लूप है ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे क्रॉस का मतलब क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका उल्टा मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इस लूप को प्रोड्यूस करना है। अब ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको थंब करना है। फिंगर्स के घूमने की जो डायरेक्शन होगी वो आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगी जो इस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होगा। तो कौन सी डायरेक्शन में होगा बताओ, ये है एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये जो लूप है इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होने लग जाएगा। आया समझ में, इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। अच्छा यही लूप अगर इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा होता, तो अगर ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता और यहां से बाहर जा रहा होता तो इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होता, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसका अपोजिशन कैसे होगा, उसको इंक्रीज करके। तो जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में लूप भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाता, यानी कि इनवर्ड। और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए राइट हैंड थंब रूल के लिए, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए। देखो फिंगर्स के घूमने की डायरेक्शन देखो कैसे घूम रही है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि जब लूप बाहर जा रहा होता तो इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, predict the direction of induced current in the metal rings 1 and 2 laying in the same plane where current I in the wire is increasing steadily। ये बोल रहा है कि ये रिंग और ये वायर ये एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ही प्लेन में ये रखे हुए हैं, और ये जो वायर है इसमें जो करंट है वो इंक्रीज हो रहा है, स्टेडिली इंक्रीज हो रहा है, मतलब लगातार धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो करंट क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज। आपको बताना है कि इन दोनों रिंग्स के अंदर कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, करंट की जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग इस वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी पहले वो पता करो। तो जिस डायरेक्शन में वायर में करंट है उस डायरेक्शन में राइट हैंड थंब को पॉइंट कर लो। जिस डायरेक्शन में करंट है वायर में उस डायरेक्शन में राइट हैंड थंब को पॉइंट करना और फिंगर्स के घूमने की डायरेक्शन देखनी है। जिस डायरेक्शन में वायर के चारों तरफ फिंगर्स घूम रही होंगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो करंट इधर जा रहा है, थंब को मैंने इधर पॉइंट किया, ये फिंगर्स देखो ऐसे घूम रही हैं, नीचे तो ये इनवर्ड जा रही है ऐसे, और ऊपर से घूम के ये आउटवर्ड आएंगे। तो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा उधर तो आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, और नीचे जो पोर्शन है उधर इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस वायर के अंदर जो करंट है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। अगर करंट इंक्रीज होगा तो इस वायर में जो करंट है अगर उसको इंक्रीज किया जाएगा तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी इंक्रीज होगा। भी सिंपल सी बात है, करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो जब ये करंट इंक्रीज हो रहा होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा होगा। यहाँ भी ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, यहाँ भी ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, क्योंकि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड इस वायर में जो करंट है उसी से प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। अब कोई भी चीज अगर बढ़ती है तो उसका अपोजिशन कैसे होता है, कोई चीज अगर बढ़ती है तो उसका अपोजिशन कैसे होगा। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो इन मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने का अपोजिशन करेगा। तो अगर कोई चीज इंक्रीज होती है तो उसका अपोजिशन कैसे होगा, उसको डिक्रीज करके। ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कौन सी डायरेक्शन में, आउटवर्ड, तो इसको डिक्रीज करने के लिए ये वाली जो रिंग है ये इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। इनवर्ड मतलब ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको थंब को इनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करना है
ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई कि इनवर्ड होनी चाहिए। अब फिंगर्स के घूमने की डायरेक्शन देखनी है। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि ऊपर वाली रिंग के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। और नीचे वाली कॉइल में, अब यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनवर्ड डायरेक्शन में है, और इनवर्ड वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रहा है, तो उसका अपोजिशन कैसे होगा? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके। तो थंब को आउटवर्ड पॉइंट कर लो। अब फिंगर्स कौन सी डायरेक्शन में घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि नीचे वाली जो रिंग है उसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। इस तरीके से देखना है। ऊपर वाली रिंग के अंदर तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और नीचे वाली रिंग के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, आया समझ में ये?